हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार। मानव के द्वारा बनाया गया सबसे डिस्ट्रक्टिव वेपन, सबसे खतरनाक हथियार होता है इज एटॉमिक बॉम्ब, परमाणु हथियार। हिरोशिमा और नागासाकी में गिराया गया था। उस समय हजारों स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में केवल और केवल डस्ट बची थी। राइट। अब इमेजिन कीजिए कि इस परमाणु हथियार से लगभग 10 गुने से ज्यादा शक्तिशाली होता है एक क्लाउड, एक मेघ, विच इज कॉल्ड एज क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड, या फिर मैं कहूं कपासीय वर्षा मेघ। एंड डियर, लेट मी टेल यू कि यह वो मेघ है जो कन्वेक्शनल रेनफॉल यानी कि संवहनीय वर्षा, आंधी और तूफान के समय बनता है। यह एक नेचुरल अकरिंग प्रोसेस है। एंड डियर, ऐसे कम से कम सैकड़ों से हजारों कपासीय वर्षा मेघ या क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड के निर्मित होने से डियर फॉर्मेशन होता है एक मैसिव साइज साइक्लोन का। और यह साइक्लोन नेचर में नेचुरली फॉर्म होते हैं। एंड एक बात और जान लीजिए दैट ये जो साइक्लोन्स हैं, इनका आकार इस डायग्राम में देखें, डियर अर्थ के तीसरे सबसे बड़े देश के कंपैरिजन में आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। और इस तरीके के साइक्लोन्स को कहा जाता है इस ट्रॉपिकल साइक्लोन। एंड लेट मी टेल यू कि एक ट्रॉपिकल साइक्लोन अब बनना शायद स्टार्ट हो चुका है हमारे हिंद महासागर के वेस्टर्न पार्ट, नो, इज इन ईस्टर्न एक्चुअली पार्ट, विच इज कॉल्ड एज बंगाल की खाड़ी का एरिया, बे ऑफ बंगाल का एरिया। साइक्लोन का नाम है शक्ति साइक्लोन। एंड डियर, ये शक्ति साइक्लोन बेसिकली अभी ऑफिशियली डिक्लेयर करना बाकी है, जिससे जो विंड की वेलोसिटी है पहले वो अचीव हो, आफ्टर दैट विच इज 68 और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का ब्रैकेट। अगर उसे क्रॉस कर जाता है देन ये प्रिडिक्शन है कि आने वाले समय में ये हिट कर सकता है इंडिया को। एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो इस साइक्लोन के बारे में जो बताया जा रहा है, आइए थोड़ी चर्चा करते हैं और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्टली साइक्लोन का फॉर्मेशन क्यों हो रहा है। क्या ये साइक्लोन जो है वो टाइम से पहले अराइविंग होने वाले इंडियन मॉनसून का इंडिकेटर है, और साथ में इसके इफेक्ट क्या हो सकते हैं, डिटेल में चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर मैं आपको न्यूज बताऊं तो डियर, बेसिकली भारतीय मौसम विज्ञान संस्थान के द्वारा एक चेतावनी जारी करी गई है। कहा गया है कि लगभग 16 से 22 मई के बीच में एक लो प्रेशर सेंटर जो है वो इंडिया के अंडमान निकोबार आइलैंड्स के जस्ट नीचे अंडमान सी के पास डेवलप हो रहा है। और ये जो साइक्लोन्स होते हैं, इनमें लो प्रेशर का जो सेंटर होता है, मेक श्योर कि ये सागर के तल से यानी कि सी फ्लोर से लेकर क्षोभ मंडल की सीमा तक हो सकता है। ये लो प्रेशर स्ट्रॉन्ग सेंटर्स होते हैं और इनके टुवर्ड्स विंड का जो है वो मूवमेंट हो रहा होता है। अब इस बात से समझिए कि अगर ये लो प्रेशर का सेंटर डेवलप होते होते एक फुल फ्लैट साइक्लोन में बनता है तो ये हमारे मॉनसून के पहले बनने वाले साइक्लोन्स में से एक होगा। कहा यह गया है कि 23 से 28 मई के बीच में जो शक्ति साइक्लोन है, यह साइक्लोन हो सकता है कि फुली प्रिपेयर होकर इंडिया के जो कोस्टल एरिया है उस ओर बढ़ना स्टार्ट करे। अब इस साइक्लोन के कारण खबरें ये बताई जा रही हैं कि हमारे जो दिल्ली वाला एरिया है, या मैं कहूं सिंपल वर्ड्स में तो हमारा नॉर्थ इंडिया की जो बेल्ट है, पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार और ये पूरा पोर्शन, यहां पर तेज वर्षा, तड़ित झंझा यानी कि लाइटनिंग, थंडर, धूल भरी आंधी या बारिश वगैरह ये देखने को मिल सकती हैं। और शायद मैं मानकर चल रहा हूं कि आप इसका अनुभव अभी कुछ दिनों में कर भी रहे होंगे। अब आप इस बात से इमेजिन करें कि यहां कहीं पर बनने वाला साइक्लोन कितना पावरफुल होगा या कितना इंपैक्ट होगा इस साइक्लोन का, कि इससे उठने वाली विंड यहां तक के एरिया में जो वेदर कंडीशंस है उसको चेंज कर रही हैं। स्ट्रॉन्ग साइक्लोनिक जो विंड्स होती हैं, इनका सर्कुलेशन इस एरिया में, जो बारिश है, तापमान में थोड़ी कमी है, तेज वर्षा, तेज हवा की गति, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब यहां प्रश्न आता है कि ये जो साइक्लोन है ये एग्जैक्टली कैसे इंडिया में या इंडिया के आसपास के एरिया में फॉर्म हो रहे हैं। तो डियर, इसका सिंपल सा रीजन है द मूवमेंट ऑफ ITCZ। ITCZ एक ऐसी बेल्ट जिसमें जो सन की परपेंडिकुलर रेडिएशन है यानी कि सूर्य की लंबवत किरणें हैं वो पड़ती हैं। और डियर, इन सूर्य की लंबवत किरणों के कारण जो ओशनिक
वाटर है उसका टेम्परेचर हाई होना स्टार्ट होता है, यानी कि आईटीसीजेड जहां जाता है वहां टेम्परेचर इंक्रीज करता है। अब यहां याद रखिए दैट अगर वहां लैंडमास है यानी कि जमीनी हिस्सा है तो वहां क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड बनकर वर्षा करा देगा। बट ओशनिक पार्ट में चूंकि इसकी लेटेंट हीट ऑफ कंडेंसेशन हाई होती है, इस वजह से यहां पर जो क्लाउड बनते हैं वो तुरंत बारिश नहीं कराते, और बारिश नहीं कराने के कारण वहां टेम्परेचर लो नहीं होता। दैट्स वाई वहां पर जो तापमान है वो बढ़ता रहता है, लो प्रेशर सेंटर्स का फॉर्मेशन होता है और वो एंड ऑफ द डे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन का रूप धारण कर लेता है, एक उष्णकटिबंधीय चक्रवात का रूप धारण कर लेता है। अर्थात जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं ये जमीन पर नहीं बनते, लैंड मासेस पर नहीं बनते, दे ऑलवेज यूज टू फॉर्म ऑन द सी फ्लोर, फाइन, सी सरफेस पे ही ये बनते हैं। और अभी जहां जहां आईटीसीजेड मूव कर रहा है एग्जैक्टली उन एरियाज में लो प्रेशर सेंटर्स फॉर्म हो रहे होंगे, और उनमें से एक जो इंटेंसिफाइड लो प्रेशर सेंटर है इज नथिंग बट हमारा ट्रॉपिकल साइक्लोन शक्ति। अभी फॉर्म होना, ऑफिशियली डिक्लेयर होना, एसेंशियल कंडीशंस का फुलफिल होना इज बाकी, ओके, इज लेफ्ट। नाउ यहां कहीं जहां आईटीसीजेड है, अब यहां नोटिस कीजिएगा कि लगभग तीसरे सप्ताह यानी कि जून का जो माह है 21 जून के आसपास हमारा आईटीसीजेड चलते हुए एग्जैक्टली अगर मैं कहूं तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा पर पहुंच जाता है। और इसी दौरान जब ये बंगाल की खाड़ी और अरब सागर यानी कि बे ऑफ बंगाल और अरेबियन सी इसके ऊपर से मूव कर रहा होता है, तो उस टाइम पे एक साथ मल्टीपल लो प्रेशर सेंटर्स यानी कि निम्न वायुदाब के केंद्र बनते हैं, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम साइक्लोन में चेंज हो जाते हैं। अर्थात अराइवल ऑफ मॉनसून अपने साथ क्रिएशन ऑफ और फॉर्मेशन ऑफ साइक्लोन लेकर आता है, यानी कि हमारे यहां दक्षिण पश्चिम मॉनसून का आना अपने आप में चक्रवातों को अपने साथ फॉर्म करना स्टार्ट करता है। बट यहां पर टाइम से कुछ पहले ही बताया जा रहा है कि अंडमान के आसपास साइक्लोन बना है, बनने की प्रोसेस में है। इट एक्चुअली व्हाट इंडिकेट्स, ये क्या प्रदर्शित कर रहा है? तो ये एक्चुअली प्रदर्शित कर रहा है कि इस एरिया में जो साइक्लोन, इस एरिया में जो आईटीसीजेड का मूवमेंट है ये ऑन एन एवरेज फास्टर है, कुछ तेज गति से चल रहा है। तो यहां कुछ कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंक्लूजन यही है कि आने वाले सप्ताह में हो सकता है कि हमें एक मैसिव साइज के शक्ति नाम के साइक्लोन का फॉर्मेशन दिखे। दूसरा कंक्लूजन यह ड्रॉ करा जा सकता है कि जो हमारा मॉनसून है ये थोड़ा अहेड चल रहा है, यानी कि समय से कुछ आगे चल रहा है। अब यहां हमारे मॉनसून से आशय क्या है? हमारा मॉनसून से आशय एग्जैक्टली मैं कहूं तो आईटीसीजेड का मूवमेंट है। अगर आईटीसीजेड जा रहा है नॉर्थवर्ड यानी कि तेजी से ऊपर की दिशा में बढ़ रहा है, तो हमारा मॉनसून भी तेजी से आगे बढ़ रहा है, क्योंकि आईटीसीजेड के साइड ही जो विंड्स का मूवमेंट है ये हो रहा है। अब यहां समझिए कि साइक्लोन का जो साइज है ये एग्जैक्टली क्या होता है और कैसे दिखाई देता है। पीछे दिए हुए इस डायग्राम को ध्यान से देखिएगा। जो साइक्लोन्स हैं ये एक्चुअली में एक ऐसे सेंटर्स होते हैं जिनके अराउंड क्लाउड्स की वॉल होती हैं। अगर मैं क्लियर वर्ड्स में कहूं तो डियर, जो सी फ्लोर होता है या फिर सागर का तल होता है, पूरा पानी ऊपर तक भरा है। अब जो ऊपर का वाटर है, सी फ्लोर के ऊपर का वाटर है यानी कि सी सरफेस वाटर है, आईटीसीजेड के कारण इसका तापमान बढ़ जाता है, टेम्परेचर हाई, प्रेशर लो, और प्रेशर लो तो विंड ऑलवेज यूज टू ब्लो फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी कि तापमान ज्यादा होने पर दाब कम हो जाता है, और दाब कम होने पर जो विंड का मूवमेंट है वो लो प्रेशर सेंटर की ओर होना स्टार्ट होता है, और ये सर्कुलर मैनर में इसलिए होता है बिकॉज ऑफ इफेक्ट कॉल्ड कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस बल के प्रभाव में ये जो विंड्स हैं ये सर्कुलर मैनर में मूव करते हुए एक लो प्रेशर के सेंटर के साइड जाती हैं। जब ये जा रही होती हैं तो लो प्रेशर के सेंटर में जहां टेम्परेचर हाई है वहां पहुंचने पर ये अपवर्ड मूव करती हैं, और अपवर्ड मूव करने पर डियर यहां पर क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स का फॉर्मेशन होता है। अगर ये क्लाउड वहीं वर्षा करा देता, यानी कि जिस लो प्रेशर सेंटर में जहां टेम्परेचर हाई है यहां से विंड अपवर्ड जब मूव कर रही थी, इसी टाइम पर अगर क्लाउड फॉर्मेशन होता और क्लाउड फॉर्मेशन कर वो क्लाउड वहां वर्षा करा देता, तो ये क्लाउड्स या फिर ये लो प्रेशर सेंटर रहता ही नहीं। बट प्रॉब्लम यह है कि इस सेंटर से ऊपर जाने वाली जो विंड है ये ऊपर जाने के बाद जब क्लाउड्स बनाती हैं तो क्लाउड वहां रेनफॉल नहीं करते, बारिश नहीं करते। बारिश नहीं करते तो क्लाउड का एक परत, मेघों की एक परत वहां बन जाती है, और नीचे से आने वाली जो हवा है फिर उस परत को साइड कर देती है। अर्थात यहां से जो विंड ऊपर जा रही है उस विंड के कारण यहां पर क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है, क्लाउड फॉर्मेशन होने के बाद वो क्लाउड साइड होते जा रहे हैं और यहां पर क्लाउड की एक वॉल बनती जा रही है। अब ये जो साइक्लोन का केंद्र है इट इज लाइक अ फैक्ट्री, ये लगातार क्लाउड बना रहा है और उसे साइड करता जा रहा है, और यहां पर क्लीन एंड फेयर वेदर कंडीशन है, यहां पर साफ मौसम है, लेकिन इसके आसपास मेघों की दीवार बनती जा रही है और यहां इनके नीचे का तापमान ज्यादा है,
क्योंकि क्लाउड जो है अपने आप में वर्क करते हैं एज अ इंसुलेटर। सन से आने वाला रेडिएशन तो नीचे पहुंच रहा है, टेम्परेचर तो वो बढ़ा रहा है, बट ओशंस में जो हीट जनरेट हो रही है वो इमिट होकर वापस नहीं जा पा रही, यानी कि ये ओशंस को ठंडा नहीं होने दे रहा। इस कारण से आसपास के एरिया में टेम्परेचर हाई है, विंड इनकी ओर आ रही है, इनकी ओर आने के बाद विंड ऊपर मूव कर रही है, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड बनने के बाद वो क्लाउड साइड होते जा रहे हैं, और फिर ये सिस्टम जो है वो वर्क करना स्टार्ट करता है। लगातार विंड इसके सेंटर की ओर मूव करेगी, क्लाउड्स बनेंगे, वो मैसिव रेनफॉल कॉज करेंगे, सुपर हाई वेलोसिटी से विंड का ब्लो होगा, और इस हाई वेलोसिटी से बहती हुई पवनें, इस उच्च वेग से बहती हुई हवा अंततः मैसिव डिस्ट्रक्शन कॉज करती है। और साथ में ये जो साइक्लोन की वॉल्स बनी हैं, ये जो दीवारें बनी हैं, ये स्ट्रक्चर्स हैं, फाइन, ये स्ट्रक्चरल मैनर में दिखाई देती है, और ये फिर जो है मैसिव रेनफॉल कॉज करता है। बारिश होगी, तेजी से हवाएं चलेंगी, और सबसे डिस्ट्रक्टिव कंडीशन होती है दैट जब ये लो प्रेशर का सेंटर बहुत स्ट्रांग होता है, उस समय पर ये लिफ्ट करने लगता है ओशन वाटर को। इसे सर्ज स्ट्रोम कहा जाता है। यह आप जो सेंटर देख रहे हैं, फाइन, इस सेंटर से इतनी तेजी से हवाएं ऊपर जाती हैं कि डियर इसके कारण जो सागर का जल है ये ऊपर की तरफ मूव करता है, अगेन नीचे आ जाता है, फिर मूव करेगा, अगेन नीचे आ जाएगा, और इसके कारण सी फ्लोर पर या फिर सी सरफेस पे तरंगे बनती हैं, लहरें बनती हैं, और ये लहरें जाकर हिट करती हैं कोस्टल एरियाज को। अर्थात जो कोस्टल एरियाज हैं, जो तटीय क्षेत्र हैं, वहां सबसे पहले उच्च वेग से हवाएं चलेंगी, हाई विंड वेलोसिटी होगी। सेकंड, वहां पर बहुत तेज वर्षा होगी, मैसिव डिस्ट्रक्टिव रेनफॉल होगा, और थर्डली वहां सर्ज स्ट्रोम आएगा, तीव्र सागरीय तरंगे आएंगी जैसी सुनामी में आती है। अब यहां समझिए इसका एंड कैसे होता है। तो मेक श्योर कि ये जो सेंटर है, ये सेंटर बनने के बाद अगर मैं स्पष्ट आपको समझाऊं तो फॉर एग्जांपल दिस इज आवर इंडिया, फाइन। वैसे हम मानकर चलें कि आने वाले टाइम पे साइक्लोन हिट ना करे या फिर साइक्लोन फॉर्म ही ना हो, बट जस्ट इन केस फॉर स्टडीज अगर मैं कहूं तो ये हमारा इंडिया है, तो इस डायरेक्शन में एग्जैक्टली मैं कहूं तो यहां कहीं साउथ ईस्ट एशिया और ये वाला पोर्शन है, यहां कहीं पर अगर कोई साइक्लोन बनता है तो डियर इस साइक्लोन के केस में आप पाओगे कि इसका मूवमेंट जो है वो व्यापारिक पवनों यानी कि ट्रेड विंड के प्रभाव में, फाइन, दिस इज अ ट्रेड विंड, फाइन, ट्रेड विंड के प्रभाव में ये जो है ये बनने के बाद पूर्व से पश्चिम की दिशा में, वेस्ट टू ईस्ट की डायरेक्शन में फ्लो करता है, मूव करता है। अब यहां ध्यान से देखिएगा, यह है हमारा इंडिया। अगर कोई साइक्लोन बे ऑफ बंगाल में बनता है तो डियर ये बे ऑफ बंगाल में बनने के बाद हमारे ईस्टर्न घाट्स के साइड हिट करेगा, और अगर कोई साइक्लोन जो है अरेबियन सी में या अरब सागर में बनता है तो मेक इट श्योर दैट यहां से बनने के पश्चात ये जो है ये निर्माण के बाद अपने पूर्व से पश्चिम की दिशा में यानी कि वेस्टर्न डायरेक्शन में आएगा। हमारा जो वेस्टर्न कोस्ट है, वेस्टर्न कोस्टल एरिया है, ये विल बी फ्री फ्रॉम साइक्लोन्स, एंड हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट का एरिया है, हमारा जो ईस्टर्न कोस्ट है, ये इज अफेक्टेड बाय साइक्लोन, ये साइक्लोन से ज्यादा प्रभावित होगा, क्योंकि यहां पर जो ट्रेड विंड चलती हैं, व्यापारिक पवनें चलती हैं, ये साइक्लोन्स को ईस्ट से वेस्ट की डायरेक्शन में यानी कि पश्चिम पूर्व से पश्चिम की डायरेक्शन में लेकर जाती है। इसलिए ये साइक्लोन्स बनने के बाद ज्यादा प्रोबेबिलिटी होती है इनकी कि हिट करें हमारे ईस्टर्न कोस्ट को। और जैसा बताया जा रहा है कि अभी अंडमान निकोबार के एरिया में अगर ये फॉर्म हुआ है तो डियर इट विल बी अ डिजास्टर्स थिंग, अगर ये पूरी तरह से डेवलप होकर लो प्रेशर सेंटर बनकर ये ट्रैवल करना स्टार्ट करता है इंडिया के कोस्टल एरियाज की ओर। जब तक नहीं हुआ है तब तक इतना जान लीजिए कि इसके कारण जो वेदर कंडीशंस हैं वो मॉडिफाई हो रही हैं। हमारे उत्तर प्रदेश, बिहार, जो दिल्ली का पोर्शन है, यहां पर आपको बारिश देखने को मिल सकती है, तेज हवाएं चल सकती हैं, आंधी तूफान डस्ट स्टॉर्म तक आ सकते हैं। स्टे सेफ। सो मेक श्योर कि अगर आपको इस लेक्चर से कोई इंफॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो आपको मिला हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। सेकेंडली, अगर आप ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हो तो डियर ऑप्शनल सब्जेक्ट्स आर ओपन फॉर यू। अगर आपने इस वीडियो को यहां तक देखा है तो डियर मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आपको ज्योग्राफी में इंटरेस्ट है। मई माह का बैच है, क्लासेस इसमें 19 में से स्टार्ट हो जाएंगी। एनरोल नहीं किया है और पढ़ना चाह रहे हो तो सिंपली बस आपको एक लाइव कोड यूज करना है, इन बैचेस का आप पार्ट बनेंगे। सेकेंडली, अगर आप फुल फ्लैश तैयारी करना चाह रहे हो जीएस फाउंडेशन बैचेस की, बैचेस आर अवेलेबल, आप इसके साथ भी जा सकते हैं। याद रखिएगा कि हिंदी माध्यम का यूपीएससी में रिजल्ट काफी लिमिटेड रहा है,
ओके उसका एक बड़ा कारण है कि हम प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन क्वालिफाई नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि आप प्री क्वालिफाई करने को श्योर कर सके, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ कि आपको चीजों का नॉलेज हो, बट आपके पास श्योरिटी हो। ईच एंड एवरी टाइम आई रिपीट कि अगर आप 12th स्टैंडर्ड में हैं तो आपको 10th या 9th क्लास के क्वेश्चंस इजी लगते हैं, लेकिन जब आप 10th या 9th क्लास में थे उस टाइम पे आपके लिए वो क्वेश्चंस काफी टफ थे। अब कुछ उसी प्रकार की कंडीशन यहां यूपीएससी में है। याद रखना 30 से 35 क्वेश्चंस डायरेक्टली बिलोंग करते हैं ज्योग्राफी और एनवायरमेंट से हर वर्ष। वो क्वेश्चन देवर लाइक अ पीनट फॉर यू, आपके लिए बेहद आसान होंगे अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट ज्योग्राफी होगा, बिकॉज जब आप ज्योग्राफी एज ऑप्शनल सब्जेक्ट लेते हैं तो आप ऑनर्स लेवल तक की पढ़ाई करते हैं, लगभग ऑनर्स लेवल तक की चीजें पढ़ते हैं। और यूपीएससी जब प्री में क्वेश्चंस पूछता है, एमसीक्यूज फॉर्म करता है, तो वो 12th स्टैंडर्ड तक के क्वेश्चंस होते हैं। देवर लाइक अ पीनट फॉर यू अगर आप ऑप्शनल की गहराई से उस सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो। आई होप आप इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस को समझ पाए हैं। साथ ही एक्सपर्ट गाइडेंस के साथ, मेंटरशिप के साथ अगर आप पढ़ाई करना चाहते हो, आपको 18 किताबों का एक पूरा सेट विच इज कॉल्ड एज सिलेक्शन बॉक्स विल बी प्रोवाइडेड इन दिस कोर्सेस। इतना ही नहीं, ये याद रखना कि अगर आप एक सीरियस आईएएस एस्पिरेंट हो तो आप केवल इतना करें कि आप पूरे महीने ठीक से पढ़ाई करें। हर माह के अंत में एक आपको जो है वो रैंकर्स टेस्ट मिलेगा। अगर उस टेस्ट में आप अपने बैच में फर्स्ट आते हैं तो आपको 11,000 का कैश प्राइज दिया जाएगा। कुछ ही महीने में आपके लिए बैच विल बी लाइक अ फ्री थिंग। और इतना ही नहीं, जब आप प्री क्वालिफाई कर मेंस देने जाएंगे तो प्री क्वालिफाई करते ही आपकी 100% फी रिटर्न कर दी जाएगी। ये सब कुछ जस्ट इन वन क्लिक। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक कीजिए और कोर्सेज को ज्वाइन कर लीजिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।